बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूअर्स। महाराष्ट्र के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। जी हां, अभी प्रधानमंत्री ने आज जो सभा की है उसमें उन्होंने कश्मीर के बहाने कांग्रेस पार्टी को घेरा और उसमें पाकिस्तान का नाम लिया। महाराष्ट्र से कांग्रेस पर मोदी का यह बड़ा हमला धारा 370 के नाम पर हुआ। उन्होंने कहा यह सारा विवाद कांग्रेस पार्टी की देन है। धारा 370 को हमने अब जमीन में गाड़ दिया है, वहां से कोई उसे ला नहीं सकता। फिर आगे उन्होंने कहा कांग्रेस और उसके साथी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 वापसी का प्रस्ताव लेकर के आए और कांग्रेस जो चाह रही है, जो कर रही है, वही तो पाकिस्तान भी चाहता है। अब क्या हुआ कश्मीर की असेंबली में आप जानते ही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव लेकर के आए कि 370 गलत तरीके से हटाया गया, हमारा हक है 370 वापस आए, तो उसी का जिक्र वो कर रहे हैं। और बीजेपी तो बार बार पूछ रही है कांग्रेस से कि आपका क्या कहना है इस पर, आप बताएं ना, क्या आप 370 की वापसी चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी भी इस मांग के साथ खड़ी है? कांग्रेस यहां पर फंस जाती है क्योंकि कांग्रेस किसी को नाराज भी नहीं करना चाहती। उसको मालूम है कि कश्मीर में 370 की वापसी कहकर एक बहुत बड़ी जनमानस को नाराज करेगी। तो उसी बात को प्रधानमंत्री बार बार उठा भी रहे हैं। अच्छा, चुनाव के बीच में या चुनाव के बाद या पहले पाकिस्तान में बाकायदा कमेंट्री हुई टीवी पर, चुनाव के दौरान हुआ। हाँ, वो एक प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम में बाकायदा यहाँ पवन खेड़ा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बाइट वहां पर वो बयान चलाया गया यूज करके वहां और ये कहा गया कि देखिए कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है कश्मीरियों के साथ, या आप 370 वो भी वापस चाहते हैं। उस बात को यहाँ पे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब प्रधानमंत्री फिर इसको चुनाव में लेकर के आए। तो नरेंद्र मोदी की बात कश्मीर 370 कांग्रेस और पाकिस्तान पर। जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ, वो धारा थी 370 और ये 370 धारा कांग्रेस की देन थी। और जैसे ही हमने 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह नाता जोड़ा। कारण 370 की ऐसी दीवार थी जो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देती। ये मोदी को आपने आशीर्वाद दिया और 370 को हमेशा हमेशा के लिए हमने जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों, लेकिन कांग्रेस वालों को, उनके साथियों को ये बात पच नहीं रही है और इसलिए कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर के लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, सदन में पास करवा रहे हैं। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा। क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। अच्छा, ये बातें अक्सर होती है, कोई नई बात नहीं प्रधानमंत्री ने कही है। आरोप तो ये पुराना ही है कांग्रेस के ऊपर, बस इस बार थोड़ा फंसी हुई है कश्मीर के असेंबली में जो कुछ हुआ उसके बाद। समीरी से मैं जानना चाहता हूँ, ये इस कश्मीर पाकिस्तान इस किस्म की बातें चुनाव में हर बार होती हैं, क्या असर होता है इसका लोगों पर? नहीं, लोगों को बताना जरूरी है। जो प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं, आज चिमूर में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हो रहा था। ये विदर्भ का एक क्षेत्र है, चंद्रपुर में आता है ये। और 2019 में सिर्फ एक सीट कांग्रेस जो महाराष्ट्र जीती थी वो चंद्रपुर की सीट थी।
सुधीर मुनगंटीवार इस बार वहां से चुनाव हार गए लोकसभा का, फिर कांग्रेस ने यहां से ये सीट जीती है। देखिए विदर्भ में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव के अंदर कि 10 में से 8 सीटें जीत ली थी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत फोकस इस बार विदर्भ है। आप देखिए पहले अमरावती गए थे, अकोला में उनकी रैली हुई थी, अब चंद्रपुर में उनकी रैली हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से बांटने की राजनीति कर रही है। और विदर्भ में जिस तरीके से ओबीसी बटा है, कुंभी वोटर बटा है, दलित बटा है, बौद्ध धर्म के लोग बटे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। प्रधानमंत्री बार बार आगाह कर रहे हैं कि 370 का जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, कांग्रेस का समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने आपको बांटा और उसका लाभ लोकसभा के अंदर लिया है, और कांग्रेस फिर बांट कर आप लोकसभा विधानसभा में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, और सत्ता में आएगी तो ये फिर आरक्षण को लेकर नया खेल शुरू करेगी। तो प्रधानमंत्री जो विदर्भ के अंदर लोग बढ़ गए थे लोकसभा चुनाव में, बार बार आग्रह करेगी आपको उस तरह से बढ़ने मैं की जरूरत समझना ही चाह रहा हूं सर भाई, जैसे राष्ट्रवाद का ही मुद्दा है ना ये, अब इस विचारधारा से जो आदमी जुड़ा हुआ है और आपके साथ जुड़ा हुआ है उसके मार्फत, वो तो ठीक है ही आपका। जो व्यक्ति नहीं इस बारे में सोचता, क्या आप उसका मन बदल पाते हैं ऐसी बातें करके चुनाव में? ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं क्योंकि हर लगता बार कि होता है हमारा। मतलब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो इशू कोई भी इलेक्शन में बोलेंगे, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव में कोई होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कश्मीर के 370 का कोई कनेक्ट सीधा लगता हो ऐसा मुझे नहीं दिखता। वहाँ के बहुत सारे इशूज हैं, जैसे ये योगी जी का जो नारा है ना, बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा बहुत ज्यादा असर वहां पर कर सकता है। या जो जातियों के आरक्षण की बात हो रही है, जो समीर जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, कुनबी को और तमाम मराठा आरक्षण की बात हो रही है, विदर्भ में खासतौर से इस चर्चा को बड़ा जोर दिया गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री हर रैली में कोई ना कोई एक नए इशू को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश सारे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह से है। लेकिन 370 हटाना महाराष्ट्र का इशू हो सकता है, इसकी संभावना मुझे कम है। कश्मीर की बात कर रही है तो मुझे ताज्जुब है कि कभी अभी मतलब शिंदे साहब ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया होगा, उद्धव जी ने क्योंकि भी वहां पता नहीं है ना, क्योंकि भैया वो आज कनेक्ट नहीं हो आप रहा। किसी कश्मीरी विस्थापित पंडित से बात कीजिए तो एक आदमी का नाम जरूर लेता है कि इसने हमारी मदद की, बाला साहब ठाकरे का। बाल ठाकरे ने हमारी खूब मदद की थी उस दौर में। देखिए इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं मैं, हर्षवर्धन जी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया नारा दिया है कि महायुति है तो गति है और प्रगति है। ये उन्होंने वहां जिक्र करा है, मतलब महायुति आएगी तो गति आएगी और प्रगति आएगी देश के अंदर। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा ना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को पीएचडी है विकास का काम रोकने में। और एक बात लोगों को ये ध्यान में आना चाहिए, आरे वाला आपको मेट्रो कार शेड याद होगा, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले का याद कीजिए। उद्धव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया था पता है? करीब 7-8 लाख करोड़ की परियोजनाओं को रद्द कर दिया था, कहा कि ये अब हम रिव्यू करेंगे। बाद में उसको रिव्यू करके किया, तब उसको लोग दो तरह से देखते हैं। एक तो जाहिर है जब पहले की सरकारों ने किया है तो इस सरकार को कोई लाभ नहीं होता, नाना प्रकार के जो उससे जुड़े हुए लाभ हैं वो नहीं मिलते हैं। दूसरा क्या है कि जब आप उसको रोक देते हैं तो डिले तो हो गया, अब डिले होने से लागत बढ़ गई, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, जो करेगा वो ज्यादा, तो और ज्यादा करप्शन की गुंजाइश हो जाती। विकास का काम रुका वो तो रुका ही। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, देखिए जब ऐसे कहा जाता है कि इसका नारे का असर होगा क्या, 370 महाराष्ट्र में काम करेगा, महाराष्ट्र में नहीं 370 हर जगह काम करेगा। और इसको बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को बहुत ध्यान देकर बोलना चाहिए। मैंने कहा ना कि जैसे कब्र पे होता है, मजार पे होता है, जाते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाते हैं, 370 भी है वही। लेकिन जब इसको जिंदा करने की कोशिश होगी तो उसके खिलाफ तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से 370 गया है। और राहुल गांधी का जो पूरा बयान था, जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी का व्यवहार था, वो सब इसके अगेंस्ट था, यानी 370 रिमूवल नहीं होना चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति ठीक है, पीडीपी की ठीक है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की ठीक है, अवामी इत्तेहाद लीग की ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस भी वहीं खड़ी है तो जरा ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि 370 हटाना और लगाना, उसके पीछे नियत क्या है? क्या उसको बफर स्टेट बनाकर रखेंगे? क्या उस राज्य में इस तरह की आतंकवादी हरकतों के लिए, अलगाववादी हरकतों के लिए गुंजाइश रखेंगे? प्रधानमंत्री वहां चोट कर रहा है। लेकिन कांग्रेस तो सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि 370 की वापसी अब नहीं हो सकती। इवन उमर अब्दुल्ला साहब भी खुद कह चुके हैं। नहीं, तो अब इसको इशू बनाकर आप कर सकते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि 370 की वापसी की कोई बात नहीं है। और कांग्रेस का कोई बयान मैं नहीं देख रहा जिसमें कहा गया कि 370। नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर कहा है ना, बल्कि जब भी वो बयान, जब एनसी के साथ कांग्रेस का बयान था, तब भी वो कह रहे थे कि हम फुल स्टेट की जो बात है, स्टेटहुड की जो बात है, उस पर हम साथ हैं। और कांग्रेस ने इसमें साथ नहीं दिया है। और जो उन्होंने ये भी कहा कि अब नहीं आ सकता, तो वो ये कह रहे हैं कि इसको लाने के लिए हमें हर जगह सरकार चाहिए।
वो क्लैरिफाई किया नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने कि हम इसको राज्य से नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, इसकी मांग को पीछे रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने बहुत क्लैरिटी के साथ या इस ताकत के साथ कि 370 नहीं होना चाहिए या 370 जो हटाया गया ये एक अच्छा फैसला था, एक बार भी नहीं कहा है। अच्छा, आगे मैं आपको बता रहा था जो पासवान परिवार है उसके बीच में क्या चल रहा है घमासान। चिराग पासवान के पिता, जब उनका देहांत हो गया रामविलास पासवान जी का, तो दिल्ली में उनके पास 12 जनपद रोड का घर था। सोनिया गांधी के पड़ोसी होते थे वो, तो वो घर बड़े लंबे अरसे तक उनके पास रहा। लेकिन अब वो नहीं रहे, दिवंगत हो गए, तो उसके बाद वो घर जो है उनके परिवार को छोड़ना पड़ा। चिराग पासवान की को बड़ी टीस है उस बात की कि किस तरीके से मेरा मकान मुझसे छुड़वाया गया था, मेरे पिता की तस्वीरें सड़क पर ला करके रख दी गई थी। अब ऐसा कुछ हो गया उनके चाचा जी के साथ। उस वक्त चाचा मंत्री थे, जब चिराग पासवान से घर खाली कराया गया तो चाचा मंत्री थे केंद्र की सरकार में। अब पटना में एयरपोर्ट के पास ये जो सफेद रंग का बंगला आप देख रहे हैं, ये रामविलास पासवान जी को पार्टी ऑफिस के तौर पर मिला था। लेकिन इसमें दशकों से रह रहे हैं उनके छोटे भाई पशुपति पारस जी। अब पशुपति पारस जी भी अब नहीं रहे हैं कुछ, तो अब ये बंगला उनसे भी खाली कराया जा रहा था। अब जहां पर वो बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत इसके लिए दिल्ली में सब जगह जाकर के अपनी बहुत जुगतबाजी करी कि भाई ये ऐसा ना कराया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान इस रोल में आ गए थे कि नहीं, अब ये तो घर खाली उनको करना पड़ेगा। पिता को पार्टी के लिए घर मिला था, चाचा रह रहे थे, अब नहीं, बस बहुत हो गया। और जब मेरा घर खाली कराया था, जिसमें मेरे पिता दशकों तक रहे, 12 जनपद रोड, उस वक्त क्यों नहीं बोले मेरे चाचा कुछ भी, तो अब उनका साथ हम क्यों दें? तो ये लड़ाई चल रही है इस वक्त बंगले की, और इससे आपको परिवार की स्थिति भी पता चलती है कि पार्टी तो टूटी और बटी, लेकिन परिवार के बीच में भी अब लग रहा है कि जैसा बड़ी गहरी खाई मालूम पड़ रही है। सर योगी जी सही कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए हर लेवल पर चल रहा है ना, वो परिवार जब बटा तो पहले चिराग पासवान जी कटे, उनका जो बड़ा घर था 25 साल से, वो 12 जनपद का बहुत विशाल घर है, आपने देखा हो तो उसको खाली करना पड़ा उन्हें, और अब पशुपति जी को करना पड़ा। परिवार में ये चलता है। लेकिन मैं फिर से मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना अजीब लगता है, लेकिन उनके नेताओं की, उनके एमपीज में, ज़्यादातर एमपीज की ये तारीफ करनी पड़ेगी कि वो ये जो बंगले का मोह है ना, वो सार्वजनिक तौर पर नहीं रखते। जैसे ही उनका खत्म होता है, मियाद खत्म होती है, उसको जो भी समय मिलना जरूरी है उसके साथ साथ वो खाली कर देते हैं, समझे? तो अब ये नहीं है, आप एमपी भी नहीं है सरकार, और ऐसा तो है नहीं पशुपति जी के पास कोई घर नहीं होगा, पता नहीं कितने है घर उनके पास, हो गए, शिफ्ट हो गए। तो फिर उसमें क्या परेशानी है कि सरकारी घरों पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा? बल्कि इसको मैं इमेज के तौर पर भी देखता हूँ कि लोगों को ये बताना चाहिए बार बार कि किस तरह से कब्जा करके रहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे योगी जी का नारा जरूर याद है। आप कब्जा ही मानते हैं? कब्जा ही है, ये तो ये कब्जा है, लेकिन सबको ही ध्यान रखना चाहिए योगी जी की बात की, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, उनकी पार्टी के प्रवक्ता का एक स्टेटमेंट भी है, श्रवण अग्रवाल, तो सुन लेते हैं जरा। मतलब पशुपति जी की पास जो पार्टी बची है एलजेपी, उसके प्रवक्ता है। अभी तक तो लोगों ने ये सुना था कि नेताजी जब बंगला खाली करते हैं तो नल ले जाते हैं, टोटी ले जाते हैं, कोई एसी तक ले गया। आप लोगों ने तो पूरी छत ही ले ली। नहीं, बिल्कुल निराधार आरोप है। कोई छत हम लोगों ने नहीं उजाड़ा है, न किसी कंस्ट्रक्शन को हमने छेड़ा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छत पूरी गायब है। नहीं, वो छत नहीं है, वो एस्बेस्टस है ऊपर में। अब दीपावली में जब काम चल रहा था तो वो पूरा सड़ गया था, तो उसको उखाड़ा गया था। तो कल बेवजह जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कुछ मीडिया के साथियों ने उसको वायरल कर दिया, जो बिल्कुल निराधार है। जो दफ्तर है जिसकी छत गायब है, क्या वो दफ्तर किसने बनवाया? हमने बनवाया था, हमारी पार्टी ने बनवाया था। पार्टी ने खुद अपने खर्च पर उस दफ्तर को भी बनाया। उस पर जो जिस एस्बेस्टस की बात कर रहे हैं, छत की बात कर रहे हैं, वो भी पार्टी ने अपने खर्चे पे बनाया था। खर्चे पर बनाया था, ये बात तो ठीक है। अच्छा, हमारे पहले ध्यान नहीं गया। ये देखिए, हर तस्वीर में ऐसा लग रहा है ऊपर कमरे हैं, ऊपर छत नहीं है। सही बात है। वो जो बात नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी उनसे कर रहे थे, वो कह रहे छत सड़ गई थी। तो उसी दिन सड़ी जिस दिन आपने घर खाली किया है। नहीं, और सड़ गई थी तब कैसे कोई ले जा सकता है भाई? अगर सड़ गई होती तो फिर उखड़ी नहीं पाती, वो तो टूटी फूटी सड़ी हुई दिखती। लेकिन आप मूल चिंता नहीं कर रहे कि पशुपति जी के घर सर पर छत नहीं रही।
नहीं, पशुपति जी के सर पर छत है, वो अपनी छत लेकर गए। अपनी छत साथ ले गए। उनका उनको कहना सब है- है भाई लोग। उनका ये कहना है जो पुराना जो मकान था उसपे खपरेल की छत डली हुई थी। जब पशुपतिनाथ जी के पास ये मकान जब आया तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत महंगा शीट लगवाई थी इसके ऊपर। एस्बेस्टस की शीट लगी, हाँ, वो अच्छी बोल भी क्वालिटी रहे हैं। की शीट लगवाई थी। तो मकान खाली पड़ा तो वो सारा सामान वो लेके गए। अब छत तो ले गए लेकिन अब लगाएंगे कहाँ नेम वो? प्लेट, अच्छा देखिए, अभी इसी वीडियो में आप देखेंगे नेम प्लेट लगी हुई है बाहर। हाँ। ये उनके कोई होंगे, उनकी पार्टी का ही कोई व्यक्ति, नेम प्लेट लगी है, मतलब इसमें बैठता था ना कोई आदमी अभी कुछ दिन पहले तक, अचानक छत खराब हो गई। गजब बात है। लेकिन सौरभ और आप ये बदला किससे ले रहे हो भाई? लेकिन छत ले गए आप तो आपने किसी को कोई बहुत नीचा दिखा दिया। एसी तो ले जाके कहीं लगा जा सकते हो, छत का लगाओगे? अब तो ऐसा घर देखना पड़ेगा जिसके ऊपर छत नहीं है। सर साफ मतलब है आपने उस घर को बर्बाद किया। बिल्कुल। कि और मैं इसी लायक नहीं नहीं रह रहा हूं इसमें, अब मैं 10 इसको साल रहने तक भी रहा नहीं तो कोई और भी नहीं रहेगा। अब एक लाइन मुझे बोलने दीजिए, आपने इतनी अच्छी बात कह दी है कि आप लोग जरा सोचिए, कहानी कुर्सी की में सौरभ शर्मा जी ने क्या कहा, मैं यहां नहीं रहा इसलिए अब इसको बर्बाद कर दूंगा। दुर्भाग्य इस देश का रहा कि इस देश के राजनेता जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता का सेवक कहा जाता है, जो नीति नियंता होते हैं, जो विधानसभा और संसद में हमारे आपके लिए नियम कानून बनाते हैं, वो क्या कहते हैं, आज हम नहीं, आज हम बर्बाद कर देंगे। उस बर्बाद करने में आप फ्रीबीज पॉलिटिक्स मान लीजिए, उस बर्बाद करने में एक दूसरे को लड़ाना मान लीजिए, उस बर्बाद करने में एक दूसरे का बुरा करना मान लीजिए। देश का भी बुरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम आज कुर्सी पर नहीं है तो कुछ भी करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ छत नहीं लेकर गए हैं, ये भारतीय राजनीति का पूरा दर्शन है जो पशुपति पारस जी के जरिए हमको पता चल रहा है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग खबर आई है इस वक्त की, आपको बता दूं मैं। खड़गे साहब का बयान कल और आज आपने देखा, योगी जी के ऊपर खूब बोल रहे हैं, वो उनके पहनावे पर बोल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी ने उनको जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा, मैं एक योगी हूं, मेरे लिए देश सर्वोपरि है, देश पहले है। कांग्रेस पार्टी के लिए तुष्टीकरण पहले है। कांग्रेस सच्चाई नहीं देख पा रही है, समझ पा रही है। इसका जवाब दिया है जो खड़गे साहब ने अभी कहा। आज भी उन्होंने का बयान हमने आपको सुनाया, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ जी को। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। अच्छा, पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चलता था टीटीएम के मैच जैसा, एक इधर टक एक उधर टक। अब खड़गे साहब के साथ चलने लगा भाई। समीर जी, खड़गे साहब 3 दिन से लगातार योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से हमलावर है और जिस तरीके से उन्होंने भाषा का जिक्र किया है कि सर पर बाल नहीं है, भगवा पहन रहे हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल खड़गे जी लगातार योगी आदित्यनाथ के लिए कर रहे थे, तो जवाब तो बनता था। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भाई मैं योगी हूं, और उसके बाद उन्होंने कल भी एक जिक्र कराया योगी आदित्यनाथ ने कि खड़गे साहब पहले उसका हिसाब दे मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जांच चल रही है, जो जमीनों की जांच चल रही है उनके ऊपर, तो वक्त में भी नाम आ गया उनका, वक्त की जमीन के जमीनों के उनके ऊपर नाम आ गया है। तो खड़गे साहब अभी योगी आदित्यनाथ को ज्यादा पार्टी के अंदर हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसी बात को खड़गे साहब लगातार आगे लेकर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है अभी ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है। खड़गे जी ने बोला है इनके नारे के जवाब में, डरेंगे तो मरेंगे, योगी जी इसका भी हिसाब करेंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल होगा, अभी आएगा जवाब आने वाला भी। कल महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, वहां अगला वो जवाब योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं।